कि आदिवासियों को आदिवासी से लड़ाने की, आदिवासी को जेल भेजने की, आदिवासी के ऊपर पेशाब करने की, आदिवासी औरतों को नंगा घुमाने की राजनीति इस देश में अब नहीं चल सकती है। क्या कल्पना सोरेन अपनी जमीन तैयार कर रही है? जमीन तैयार क्या कर रही है? उनकी जमीन तैयार है, जनता तैयार ने है। उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। सिविल नेचर के केस को आपने क्रिमिनल नेचर का बना के एक अपराधी की तरह, एक साधारण व्यक्ति नहीं थे हेमंत सोरेन, इस राज्य के मुख्यमंत्री थे और उनको बिना कोई सबूत और अपराध के आपने जेल में बंद कर दिया। इसका बदला लेगी। एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना के और आदिवासियों पे अत्याचार आप करेंगे नरेंद्र मोदी, तो ये सब गेम सबको समझ में आ। जोहार। इस वक्त मैं बेंगाबाद, गांधी विधानसभा का बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत जो इंडिया गठबंधन का जनसभा चल रहा है वहाँ उपस्थित हूँ। मेरे साथ आज बात करने के लिए रांची से चल के आई हुई है डॉक्टर वासवी किरो, महिला आयोग की सदस्य रह चुकी है। काफ़ी लंबा परिचय है। डॉक्टर वासवी किरो ही अपने आप में एक परिचय है। आइए हम सीधी बातचीत करते हैं। आपका जोहार। जोहार। आप रांची से चल के यहाँ आई हुई हैं जनसभा में। एक तरफ कल्पना सोरेन ही है, जनसभा में संबोधित कर रही हैं, चंपई सोरेन भी संबोधित कर रहे हैं, तेजस्वी यादव रांची से चल के आई हुई हैं। आपके पास एक पर्ची है जो है आदिवासी घोषणा पत्र 2024। सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्या है? आपको बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए, ये 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, चुनाव का वर्ष है। लोकसभा विधानसभा दोनों के चुनाव हमारे राज्य में होने हैं और देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। उसी सिलसिले में हम लोग भारत जोड़ो अभियान के बैनर से दौरा कर रहे हैं। कॉमरेड विनोद सिंह और उनके पिताजी कॉमरेड महेंद्र सिंह जो अब नहीं रहे, उनके साथ हम लोगों का बहुत जुड़ाव रहा है। मजदूरों, किसानों की, आदिवासी आंदोलनों में कॉमरेड महेंद्र सिंह हम लोगों को सहयोग करते रहे हैं। तो हम लोग भारत जोड़ो अभियान की तरफ से कोडरमा में उनकी जीत सुनिश्चित हो, वो जीतेंगे ही, तो इसके लिए भारत जोड़ो अभियान की पूरी टीम दौरे पर है। और हमारे भारत जोड़ो अभियान की तरफ से जो आदिवासी घोषणा पत्र की बात आपने कही है, इसको लेकर एक विशेष वर्क हम लोगों ने किया है। जो भारत जोड़ो अभियान का काम है उसमें हमें ये पता चला कि बहुत सारे जो ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, खूंटी हुआ, चाईबासा हुआ, लोहरदगा हुआ, इवन रांची में एसटी सीट नहीं है, पार्लियामेंट्री सीट, लेकिन ट्राइबल वोटर्स 3.5-4 लाख की संख्या में है। और ये पता चला भारत जोड़ो अभियान की जो टीम है उसने एनालाइज करके डाटा निकाला कि आदिवासी वोटर्स जो है वोट डालने के लिए नहीं निकलते हैं। उनमें बहुत निराशा है, जंगल ज़मीन लूटी जा रही है, उनको आदिवासी धर्म कोड नहीं मिल रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, उनके सरना स्थल, मसना स्थल, पूजा स्थल, ये सारी चीज़ों को तहस नहस किया जा रहा है। रांची में ज़मीन लूट के हज़ारों किस्से हैं, घटनाएं हैं। जिस तरीके से आदिवासी जंगल और ज़मीन का मालिक होता है, लेकिन 8 एकड़ के लिए हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। तो इन सारे सवालों को लेकर, आदिवासी संगठनों को लेकर हम लोग ने एक मीटिंग किया था जिसमें आदिवासी घोषणा पत्र तैयार किया और आदिवासी मतदाताओं को जागरूकता का काम करने के लिए ये काम आपने एक शब्द बोले कि आदिवासी समाज जो है अब वोट करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। ये पिछले 2019 का डाटा है कि जो कुछ कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे लेस पोलिंग हुई है, बहुत कम वोट पड़े, तो उसमें पाया गया कि ट्राइबल वोटर्स ही ऐसे हैं जो ज़्यादातर नहीं निकल पाते हैं। उसमें आप 2 वजह बताएं कि एक उनको जो है उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। हाँ, पहला एक उदासीनता होगी मुझे लगता है। हाँ, और आदिवासियों को फिर जागरूकता की कमी, या फिर जागरूकता की कमी होगी। तो ये माध्यम था भारत जोड़ो अभियान की तरफ से कि आदिवासी घोषणा पत्र के जरिए हम उनको जगाने का काम करें और हम उनको अधिकारों से सचेत करें और उनको कहें कि भाई वोट की चोट करो तो तुम्हें राइट्स भी मिलेंगे, तुम्हारे राइट्स बहुत हैं, वो तुम्हें मिलना है। एक तरफ आदिवासियों का डिलिस्टिंग का मुद्दा भी चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी जो राजनीति है, जो हिडन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, उसको समझने की ज़रूरत है। आप देखिए कि पूरे ट्राइबल इंडिया के आदिवासी धर्म कोड को लेकर आंदोलित है। जो सरना धर्मावलंबी है, जो प्रकृति के पुजारी हैं, वो लोग अपने अलग आइडेंटिटी मांग रहे हैं कि 1951 तक जो एनिमिज्म बोल के उनका जो जनगणना में कॉलम था जिसको विलुप्त कर दिया गया और उनको हिंदू बताकर जनगणना के कॉलम
में आदिवासियों को हिंदू लिखा जाने लगा। तो इस षड्यंत्र का पर्दाफाश जो आदिवासी धर्म कोड और सरना धर्मावलंबियों ने किया, तो आरएसएस के लोगों ने जनजाति सुरक्षा मंच बनाकर डीलिस्टिंग की राजनीति शुरू की। और डीलिस्टिंग का मतलब अभी तक बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आया है। डीलिस्टिंग का मतलब है कि जो आदिवासी ईसाई हैं उनको आदिवासी की सूची से बाहर करना, ताकि उनको कोई आरक्षण नहीं मिले और कोई तरह का बेनिफिट नहीं मिले। तो जब ये देखिए, आदिवासी को अगर ईसाई से डिलिस्टिंग कर दिया जाए तो आदिवासी एक तरफ प्राकृतिक के पूजक है जो सरना धर्म कोड मांग रहा है। मेरा सवाल है कि ईसाई से डिलिस्टिंग, हिंदू से डिलिस्टिंग, मुस्लिम से डिलिस्टिंग, पूरे भारत में आदिवासियों की संख्या क्या है? पूरे भारत में आदिवासी, आपने बोला आदिवासियों की संख्या 20 करोड़ से कम नहीं है। 20 करोड़ 20 करोड़ से ज़्यादा है। और अगर डिलिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब, देखिए शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी के बीच की जो राजनीति है उसको आप समझ लीजिए। जो सरना धर्मावलंबी और आदिवासी लोगों ने आदिवासी धर्म कोड का जो मुद्दा उठाया, वो इसलिए उठाया कि एक बड़ी आबादी आज भी एसटी की लिस्ट से बाहर है। और जो अभी की जो बीजेपी की सरकार थी, माननीय अर्जुन मुंडा जी ट्राइबल मिनिस्टर थे, उन्होंने कई ऐसे लोगों को, समुदाय को एसटी की लिस्ट में लाया जो आदिवासी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने एक ब्राह्मण समुदाय को एसटी की लिस्ट में लाया। और देखिए वहीं पे मणिपुर में जो एसटी हैं, कुकी-जोमी, मार-मिजो, आप उनको एसटी की लिस्ट से बाहर कर रहे हो। तो ये आप कौन सी राजनीति कर रहे हो? इसलिए देखिए, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी, अगर ये दो शब्द अलग अलग बोलेंगे तो ये आपको ये समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा आदिवासी देश में 20 करोड़ से ज़्यादा है। और एसटी बोलेंगे शेड्यूल ट्राइब, तो वो गिनती करते हैं 12 करोड़, 10 करोड़, 8.5% बोलते हैं। तो आदिवासियों को कम दिखाना और उसमें भी डिलिस्टिंग की राजनीति करके आदिवासी जो क्रिश्चियन हो गए हैं उनको लिस्ट से बाहर करके आदिवासियों को कम करना, माइनॉरिटी में डाल देना, ताकि उनके हक अधिकार आराम से दबाए जा सके, उनको हिंदू बनाया जा सके। हिंदू राष्ट्र की उनकी परिकल्पना है जिसको वो लोग अभी साकार करना चाहते हैं, जो राम के मंदिर और धर्म की राजनीति और नफरत की राजनीति पैदा करना चाहते हैं। तो ये सब उसी का हिस्सा है। आदिवासी को आदिवासी से लड़ाकर, सरना और ईसाई से लड़ाकर वो क्या बताना चाहते हैं? तो इस बार के वोट में सारी चीज़ें साफ हो गई। आदिवासी घोषणा पत्र हम लोगों ने निकाला, वो इसलिए निकाला कि आदिवासी भाई समझ लें कि उनके मुद्दे दबे नहीं हैं। राहुल गांधी ने घोषणा किया कि सरना धर्मावलंबियों को सरना धर्म कोड दिया, आदिवासी धर्म कोड दिया जाएगा। और वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, जो आदिवासी को राष्ट्रपति बनाकर उनका साइन करके पूरे जंगल पर कब्जा करने की, अडानी अंबानी को छूट करने का जो उन्होंने हक ले लिया, अधिकार ले लिया, तो ये वन संरक्षण संशोधन अधिनियम निरस्त होगा। खड़गे साहब ने कहा आदिवासी विरोधी कानून वापस किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको इन सारी बातों को समझना पड़ेगा समग्रता में कि ये बीजेपी कौन सी पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ के बीच अभी ये मुद्दा डिलिस्टिंग का मुद्दा है, आदिवासी का, ये सब के बीच हेमंत सोरेन जेल में है। आदिवासियों का बड़ा चेहरा कहा जाता है, जो मैंने जनता के द्वारा जो रिव्यू किया जनता के साथ में, उन्होंने वो जो जितने भी ट्राइबल है वो ट्राइबल कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन का जो फैमिली है, परिवार है, वो हमारा बड़ा लीडर है, बड़ा लीडर के रूप में देख। तो एक तरह से आदिवासी का एक बड़ा लीडर कह सकते हैं, वो जेल में है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है और झारखंड अलग राज्य इतनी कुर्बानी, शहादत और रक्तपात के बाद बना है। निश्चित तौर पर दिसुम गुरु शिबू सोरेन और उनकी पूरी सेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान है, बड़ी कुर्बानी है। कितने लोगों ने कैरियर छोड़ दिए, सर्टिफिकेट जला दिए, कुड़ की जब्ती हो गई, अभी आंदोलनकारी मोर्चा बना है, उनको पेंशन मिल रही है। लगभग हज़ारों, 10,000 लोगों ने शहादत दिया होगा और जेल गए होंगे। जेल नहीं भी गए तो आंदोलन किया होगा, लड़े हैं और इसके बाद ये राज्य बना। अब दिसुम गुरु का बेटा हेमंत सोरेन इतनी जवाबदेही से मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाला। आदिवासी तो जंगल का राजा होता है, ज़मीन का मालिक होता है। एक आदिवासी को मात्र 8 एकड़ 40 डिसमिल ज़मीन के लिए, वो भी बिना सबूत के, आपने जेल में डाल रखा है इतने महीनों से। अरविंद केजरीवाल को जेल से बेल मिल गया, अब इनको बेल नहीं दे रहे हैं, तो आप कोई सबूत भी तो नहीं दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने वास्तव में वो सारी ज़मीनें खरीदी हैं, पट्टा लिया है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। सिविल नेचर के केस को आपने क्रिमिनल नेचर का बना के एक अपराधी की तरह, एक साधारण व्यक्ति नहीं थे हेमंत सोरेन, इस राज्य के मुख्यमंत्री थे और उनको बिना कोई सबूत और अपराध के आपने जेल में बंद कर दिया। इसका बदला लेगी ये 2024 के चुनाव में। पहला फेज, जो चौथा फेज था पूरे देश भर का, 13 मई को
झारखंड के पहले फेज का चुनाव हुआ, इसमें जनता ने मैंडेट दे दिया है और इन्होंने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को कि आदिवासियों को आदिवासी से लड़ाने की, आदिवासी को जेल भेजने की, आदिवासी के ऊपर पेशाब करने की, आदिवासी औरतों को नंगा घुमाने की राजनीति इस देश में अब नहीं चल सकती है कि एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना के और आदिवासियों पे अत्याचार आप करेंगे नरेंद्र मोदी। तो ये सब गेम सबको समझ में आ रहा है। तो क्या ये दोहरा व्यवहार तो क्या झारखंड जो हेमंत सोरेन है, तो हेमंत सोरेन जेल जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा या उसका संगठन या आदिवासियों का संगठन मजबूत हुआ है या कमजोर पड़ा? मजबूत हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है। और ये आदिवासी संवेदना में, आदिवासी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा में, आदिवासी इंस्पिरेशन में बहुत ज़बरदस्त उछाल आया है और इस देश को ये समझ में आ गया है कि आदिवासी जैसे ही आगे बढ़ेगा, बढ़ना चाहेगा, तो ये जो नकारात्मक ताकतें हैं, तानाशाही ताकतें हैं, आदिवासियों को हिंदू बनाने वाली ताकतें हैं, ये आदिवासियों को उभरने नहीं देंगी। वो चाहेंगे कि आदिवासी हिंदू बन जाए। हेमंत सोरेन नहीं बने, बीजेपी फोल्ड में, आरएसएस फोल्ड में नहीं गए, तो उनको जेल का रास्ता दिखाया उन लोगों ने। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आज आदिवासी बहुत मजबूत होकर उभरा है। हेमंत सोरेन की पत्नी मैदाने जंग में है और बहुत बुलंदी से चीज़ों को संभाल रही हैं पूरे इलाके को। और झारखंड के जो बुनियादी मुद्दे हैं, 1,36,000 करोड़ का कोयले का जो रॉयल्टी मिलना था नहीं मिला, जो पानी का सवाल है, जो रोजगार का सवाल है, सर्वजन पेंशन इन्होंने किया। हेमंत सोरेन ने कई बड़े काम किए, स्थानीयता की नीति और नियोजन की नीति ये सब थोड़े पेंडिंग रह गए, लेकिन कई बड़े जो काम किए उसकी बदौलत इन्होंने आदिवासियों को बहुत ताकत दी है, बहुत स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया हेमंत सोरेन ने। और कल्पना सोरेन जो मंच पर आई हैं अभी, वो आपके जेल जो हेमंत सोरेन को भेजा गया, इससे ताकत मिली है, मजबूती मिली है। झारखंड अलग राज्य का आंदोलन जो इतने सालों तक चला, लेकिन 24 साल राज्य गठन होने के बावजूद कई मांगे पूरी नहीं हो पाई, वो सारी मांगे अब धीरे धीरे सतह पर आ रही हैं। हम लोगों ने आदिवासी घोषणा पत्र में ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। कल्पना सोरेन बोली मैदाने जंग में है, आप अभी बेंगाबाद में खड़े हैं, उनसे मिलने आए हैं, ये चीज़ को समझने आए हैं, अभी मैदान में वो है, यहाँ से चुनाव लड़ रही है। इनके साथ में आप इधर, इसके साथ में कल्पना सोरेन जो स्टेज पे भाषण देती, एक पहला वाला जब इसका पॉलिटिकल लॉन्चिंग थी गिरिडीह में, उस समय उसके जो भाषण देते वक्त वो भावुक हो गई थी। लोगों ने बताया कि ये भावुक इसलिए हो गई कि इनके जो पति हैं वो जेल के अंदर है, लेकिन वही भावुकता अब धीरे 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 मजबूती के साथ देखा जा रहा है कि पूरा एकदम मजबूती के साथ एकदम जोश में वो बातें रख रही है। इसके पीछे का तस्वीर क्या है? एक महिला भी है। हाँ, एक महिला भी है। वो कल्पना सोरेन साधारण महिला नहीं है, हाईली क्वालिफाइड लेडी हैं और जिस तरीके से उन्होंने पूरे मोर्चे को संभाला, झारखंड के मुद्दे को फ्रंट लाइन पे लाया, अपने भाषण का कंटेंट बनाया, तो कोई एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड इंसान ही ये कर सकता है। और कल्पना सोरेन चूँकि पढ़ी लिखी थी, हाईली क्वालिफाइड थी, बड़े घराने से आती थी, उनको चीज़ों को समझने में विलम्ब नहीं लगा, बहुत देर नहीं लगा और चीज़ों को उन्होंने ग्रास्प किया और चीज़ों को वो रास्ते पे डाल दी, एक ट्रैक पे ले आई हैं और रास्ता उनको नज़र आ गया है कि ये चीज़ें इस तरीके से डील की जा सकती हैं। तो इसलिए आप उनको इतना जो लोग कम करके आंक रहे हैं हेमंत सोरेन की पत्नी के रूप में, उनकी अपनी आइडेंटिटी है। हाँ। बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और हमारे समाज में, आदिवासी समाज में इस तरह की पढ़ी लिखी महिलाएं जब फ्रंट में आती हैं तो वो अपने इतिहास को दोहराती हैं। झारखंड में आदिवासी विद्रोहों का बहुत लंबा इतिहास है और उसमें भी महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रही है। क्या कल्पना सोरेन अपनी जमीन तैयार कर रही है? जमीन तैयार क्या कर रही है? उनकी जमीन तैयार है, जनता ने उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। हाँ। आप इतने पीछे की बात क्यों कर रहे हैं? वो तो बहुत आगे निकल गई है, बहुत निकल चुकी है और उनके साथ उन्होंने झारखंड की आइडेंटिटी और झारखंड अलग राज्य आंदोलन के जो बुनियादी सवाल थे, मुद्दे थे, उसको उन्होंने साथ लिया।